अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ी लिया होगा और कहीं ना कहीं से न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि फाइनली जो स्पेक्यूलेशंस थी वो ख़त्म हो गई और एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक कंडेंस सिलेबस को रिलीज़ कर दिया है। कंडेंस सिलेबस की जो हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं मैं कि आपको मालूम है कि कोविड-19 के रहते हमारे 2020 के अंदर पेपर्स तो हुए नहीं, फिर स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद थे, रीओपन हुए हैं वो 15 सितंबर को और फर्स्ट डे के तो अभी भी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो इतने डिले के बाद जाहिर सी बात है जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर करना इस टाइम में पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा फैसला करा एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने कि भाई क्यों ना ये जो सिलेबस है इसको रिड्यूस किया जाए, पेपर्स को डिले किया जाए। तो और आज जो है वो एक फाइल के जरिए एक रिलीज किया गया, एक पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन था उसमें लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे पास फाइल तो पहुंच गई है बट समझ नहीं आ रहा सब टॉपिक शामिल होंगे, न्यूमेरिकल कौन से करने, क्या करने। तो बहुत सारी क्यूरीज थी, उन क्यूरीज को कवर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का जो फिजिक्स का सिलेबस आया है कंडेंस्ड, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है ना, तो जो भी आप लोग की रिस्पेक्टिव क्लासेज हैं उसके आप जाके देख सकते हो, वीडियो में मैं अभी आपको समझा दूंगा। क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की फिजिक्स का जो कंडेंस सिलेबस है वो किस तरह से आप लोगों ने कवर करना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास 9 की फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ऑफिशियल आ गया है कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पर जो है वो दो चीज़ें 9 के अंदर थी हमारे चैप्टर के अंदर। वो ये था कि फिजिक्स की डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, और इसके अलावा जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट और एरर्स वगैरह थे, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स थी। अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक रखे हैं। एक रखा है व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है, ये व्हाट इज फिजिक्स रखा है, और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, यानी कि एक्चुअली इन्होंने जो है वो सिर्फ जो फिजिक्स का टॉपिक है मेन और सम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स उनको शामिल करा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि आपने फिजिक्स को तो स्टडी करना ही है, साथ साथ उन ब्रांचेस के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि इंपॉर्टेंस भी पता चले। ठीक है ना, तो 9th के लिए चैप्टर नंबर 1 से समझ लो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे कंट्रीब्यूशन थी मुस्लिम साइंटिस्ट की उनको जो है वो इन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है ना, और वैसे भी 9th क्लास के बच्चे तो अभी पहली मरतबा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उनको तो अंदाज़ा भी नहीं है क्या सिलेबस था, तो अच्छा ही है कि एटलीस्ट इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स को तो रहने दिया। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 जो मेजरमेंट्स है उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं उसके अंदर बेसिक क्वांटिटीज़ की या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की और ड्राइव क्वांटिटीज़ की, तो वो दोनों शामिल होंगे। ठीक है ना, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिकली यही थी फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो मेजरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज या मेजरिंग सिलेंडर, ये जो है वो हमारे थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है। और लिखे इन्होंने यहाँ पर इसी वजह से है कि वो तमाम के तमाम प्रैक्टिकल्स जिनका ताल्लुक इस टॉपिक से है, वर्नियर कैलिपर से है, स्क्रू गेज से है और मेजरिंग सिलेंडर से है, वो प्रैक्टिकल में यानी कि फाइनल प्रैक्टिकल्स के अंदर शामिल किए जाएंगे। थ्योरी से इसका कोई खास लेना देना नहीं होता। ठीक है, अच्छा, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स की लॉजिक को समझने के लिए। तो उसके अंदर रेस्ट और मोशन का डिफरेंस वगैरह, टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेटरी और वाइब्रेटरी, और जो लीनियर मोशन है वो सब कुछ होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये डेफिनेशन है। और यहाँ पे जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही था बेसिक चैप्टर नंबर 3 के अंदर, इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनको हमें ड्राइव करना है, यानी कि वही जो पेपर के अंदर डेरिवेशन आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन की वो शामिल है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से यही आ गया हमारा मेन सवाल। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 4 की तरफ देखें तो चैप्टर नंबर 4 है मोशन एंड फोर्स, इसको देखते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लिखा तो इसका मतलब तीनों लॉज ऑफ मोशन है, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। डिफरेंस है बिटवीन मास एंड वेट, ये डिफरेंस का टॉपिक है। और यहाँ पे देखो चालाकी करके सिर्फ मोमेंटम लिखा हुआ है इन्होंने। अब ये जो मोमेंटम का टॉपिक है ना, इसके अंदर मोमेंटम की डेफिनेशन, यूनिट वगैरह सब शामिल है, और इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी शामिल है। तो मोमेंटम देख के आप लोगों ने ये नहीं समझना है कि सिर्फ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को उन्होंने हटा दिया है, हरगिज नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम के टॉपिक में ही शामिल है। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स, उसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा स्केलर का और वेक्टर का। ठीक है, फिर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सिंपल सा काम था। अच्छा, अब इन्होंने जो इस चैप्टर से हटाया वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हटा दिया, यानी कि जो हेड टू टेल रूल था वो इन्होंने हटा दिया है, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को इन्होंने रहने दिया। अब याद रखो, रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स आप तभी समझ सकते हो, या अगर आप टीचर हो तो आप अपने स्टूडेंट को तभी समझा सकते हो जब आप उसको ट्रिग्नोमेट्री बताओगे।
तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला टॉपिक है वो आपको करवाना पड़ेगा ताकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स समझ में आ सके। और अगर आप स्टूडेंट हैं, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये मैं बता दूं कि इससे पहले एक टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उस पर चैनल पे अवेलेबल भी है, उसको लाजमी तौर पे देखना, तभी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 यानी कि इक्विलिब्रियम का टॉपिक। इक्विलिब्रियम के अंदर टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स जो डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसको फाइंड करने के तरीके, वो सब इसी में शामिल है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो कंडीशन है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शामिल है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आता है। और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो कि सिंपल जो है वो डेफिनेशन है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो फिर चैप्टर नंबर 7 जो कि है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, इसके अंदर इन्होंने टॉपिक रखे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक आएगा। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है। और फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, जिसकी मदद से हम लोग मास ऑफ अर्थ को ड्राइव करेंगे। और फाइनली एक मुश्किल जो टॉपिक था वो इन्होंने रखा है वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, तो वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 7 इतना ही है, और न्यूमेरिकल भी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड थे, तो वही न्यूमेरिकल आएंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 वर्क, पावर, एनर्जी। वर्क को डिफाइन करो, पावर को डिफाइन करो, एनर्जी को डिफाइन करो, काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करो। वैसे पोटेंशियल एनर्जी की दो टाइप्स थी, यहाँ पर जो है वो इन्होंने एक ही टाइप दी है, और वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को इस चैप्टर से इन्होंने हटा दिया, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है जिसके अंदर के की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, उसको भी फिर हमें सॉल्व नहीं करना होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 को इन्होंने बेहतर समराइज किया, लेकिन मैं समझता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को छोड़ देना चाहिए था। बहरहाल 9 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो कि चैप्टर नंबर 9 है, उसके अंदर इलास्टिसिटी है, हुक्स लॉ। ठीक है, वो हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है, सिर्फ वो F = kx वाला, वो आपको यूज करना पड़ेगा। अच्छा, फिर प्रेशर हो गया, प्रेशर को पढ़ के पास्कल्स लॉ आ जाएगा, और सिर्फ एक एप्लीकेशन दी है हाइड्रोलिक लिफ्ट वाली। ठीक है ना, और हाइड्रोलिक लिफ्ट में वैसे थोड़ा सा ही चेंज करते हैं तो वो हाइड्रोलिक प्रेस बन जाता है, लेकिन बहरहाल इन्होंने सिर्फ हाइड्रोलिक लिफ्ट लिखा है। इट मीन्स द ओनली टॉपिक दैट इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। नंबर 6 आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, और एनालिटिकल ट्रीटमेंट यानी जो डेरिवेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वो। और जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो बायोन्सी और लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो पढ़ते ही हम लोग, और फिर काइनेटिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 को इन्होंने काफी ज्यादा रहने दिया है और बहुत ही कम टॉपिक्स हटाए हैं। और फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 10 यानी कि हीट। तो टेम्परेचर का टॉपिक होगा, जनरल फीचर्स ऑफ थर्मामीटर के क्या क्या होते हैं, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मामीटर जो था, थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, और इनका इन्होंने रिलेशन लिखा हुआ नहीं है, तो सिर्फ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को ही समझना है, अल्फा बीटा को समझना है। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का टॉपिक है, और वो उससे क्या क्या फायदा हो रहा है, साइंटिफिक रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में देखो दिए हुए आपको 3-4 जो जगह पर जहाँ पर एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इस्तेमाल होती है। फिर गैसेस के अंदर आ गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और दोनों को इस्तेमाल करके जनरल गैस इक्वेशन। और बाकी टॉपिक आ गया हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो न्यूमेरिकल भी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा जो है वो 9 के फिजिक्स के बारे में मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ सकते हैं, और अगर आप टीचर हैं तो किस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए। और याद रखो न्यूमेरिकल उन्हीं टॉपिक्स के हैं जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मैट्रिक फिजिक्स के शॉर्ट सिलेबस को देखते हैं। जो मैट्रिक फिजिक्स का शॉर्ट सिलेबस है, यहाँ पर हमें पता है वैसे सबसे ज़्यादा जिसको कंडेंस होने की ज़रूरत थी वो मैट्रिक फिजिक्स का ही सिलेबस है। 19 चैप्टर हैं, उनको हमें कम ही करना था, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर वही सब कुछ रखा है जो कि मैंने आपको इससे पहले समझाया है 9 के अंदर, यानी कि चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल वही है जो 9 में मैंने आपको समझाया। और अगर आप लोग 9 की वीडियो आपने स्किप करी थी तो जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं वो 9th वाले टॉपिक को ज़रा समझ लें, क्योंकि वही सारे के सारे टॉपिक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ तक? चैप्टर नंबर 8 तक। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 तक तो वही है सारे। 9 से मैं आपको बताता हूँ जो चेंज आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 8 आप वहाँ से जाके टैली कर लो, वही एक्सप्लेनेशन है जो मैं 9 के लिए कर चुका हूँ, क्योंकि 9th और मैट्रिक के ये चैप्टर्स तो सेम ही थे। ठीक है, अच्छा 9 जो है हमारा चैप्टर नंबर 9 सिंपल मशीन्स। ठीक है, मुझे तो बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आई है, लेकिन बहरहाल यही डिसीजन था एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का कि इस चैप्टर को आप स्किप कर दें, एक्सक्लूड कर दिया इसको। सिंपल मशीन वाले चैप्टर को हटा दिया इन्होंने, तो ना इसका कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, ना इसका कोई टॉपिक पेपर के अंदर आएगा। हालांकि मैं समझता हूं कि मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट को जितना इंटरेस्ट सिंपल मशीन से हो जाता है सब्जेक्ट के अंदर,
दूसरे चैप्टर से इतना नहीं होता। लेकिन बहरहाल तो चैप्टर नंबर 9 जो है इसको हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में समझा के आ चुका हूँ नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स को। नाइन्थ वाली उसमें जाके देखो पार्ट के अंदर पहले मैं समझा चुका हूँ। तो नाइन्थ को जो एक्सप्लेन करा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सेम वही रहेगा और हीट भी वही रहेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी 9th क्लास के सिलेबस के अंदर मैं इनको समझा चुका हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हो। हाँ, चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। वो तो एक्सक्लूड हो ही गया था, जो सिंपल मशीन वाला टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उसके अंदर इन्होंने क्या करा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को सबसे पहले इस्तेमाल करा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सिर्फ सिंपल पेंडुलम लिखा हुआ है। ठीक है, और वैसे तो खैर मैट्रिक में यही थी सिंपल पेंडुलम। फिर वेव मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव मोशन को समझना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, लैम्डा, ये सब चीज़ें जो होती हैं। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, एक छोटा सा टॉपिक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। और फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप टॉपिक है। तो यहाँ से इन्होंने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, उसको इन्होंने हटा दिया है। तो बहरहाल जो जो टॉपिक आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन्हीं के ही न्यूमेरिकल करने हैं और यही करना। वैसे भी न्यूमेरिकल SHM के ज़्यादा हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के हैं, तो वही इस्तेमाल होते हैं। चैप्टर नंबर 13 प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें सबसे पहले आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझोगे, क्या है क्यों है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझोगे। ठीक है, जो दोनों पार्ट्स हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। फिर डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और फिर मिरर फार्मूला, ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये इन्होंने क्योंकि इंक्लूड करी है तो इस साल लॉन्ग के लिए बहुत ही जरूरी है। मिरर फार्मूला 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q। ठीक है ना, इसको जरा समझना है, इक्वेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। और ज्यादा न्यूमेरिकल इसी के ही हैं, तो इस वजह से ये जरूरी भी था। आप जब मिरर फार्मूला ड्राइव करोगे तो न्यूमेरिकल भी उसी के ही देखोगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझना है, थ्रू प्रिज्म रिफ्रैक्शन को समझना है, लेंसेज उनकी टाइप्स को समझना है, कॉनकेव कॉन्वेक्स का किस तरीके से काम करते हैं, थिन लेंस फार्मूला सिर्फ स्टडी करना है क्योंकि डेरिवेशन नहीं है हमारे पास ना मैट्रिक में। मिरर फार्मूला है बिल्कुल वही थिन लेंस फार्मूला भी होता है, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सिर्फ ह्यूमन आई उन्होंने रखा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 यानी कि नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वैसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये 15 चैप्टर, और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ जो 3 थ्योरीज थी उनमें से एक थ्योरी दी है, क्वांटम थ्योरी, जो कि हमें बताती है डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि जो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी है और जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी उसको इन्होंने हटा दिया है, और बाकी एक डेफिनेशन आ गई है द स्पेक्ट्रम की। ठीक है, अच्छा, ये भी जो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आई है, इस स्पेक्ट्रम के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो भी शामिल होगा, क्योंकि वो सब टॉपिक है इस स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक का। तो ये थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और ये वीडियो इसी वजह से मैं बना रहा हूँ ताकि जो टॉपिक्स है ना वो आप लोग याद रख लें। और 15 में कोई न्यूमेरिकल तो हम लोग सॉल्व करते ही नहीं है, तो न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं है। 16 को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, एक बड़ा सा चैप्टर था ये, चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले डिफरेंस आ गया इंसुलेटर का और कंडक्टर का। ठीक है, और उसके बाद आ गई बारी किस चीज़ की, उसके बाद बारी आ गई कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक हो गया, कैपेसिटर का टॉपिक हो गया, EMF इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, और फाइनली इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस को समझते हुए बारी आएगी ओम्स लॉ को समझने की, तो ओम्स लॉ शामिल हो जाएगा। ठीक है, 16 को काफ़ी शॉर्ट किया इन्होंने, ये अच्छी बात है। अच्छा, जो न्यूमेरिकल है वो ओम्स लॉ वाले हैं, रेजिस्टेंस वाले हैं, तो वो टॉपिक शामिल है, यानी कि न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे, और कैपेसिटर का न्यूमेरिकल था। अच्छा, 16 जो है हमारे पास टॉपिक चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसको तो बहुत ही शॉर्ट कर दिया। मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है, और सिर्फ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर कोई कंडक्टर रखा होता है जिसमें से करंट पास हो रहा हो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर नंबर, और न्यूमेरिकल भी नहीं है चैप्टर नंबर 17 में, काफ़ी शॉर्ट कर दिया। 16 में गैल्वानोमीटर का टॉपिक, इलेक्ट्रिक वेल सब हटा दिया। 18 में है इलेक्ट्रॉनिक्स, सिर्फ डिफरेंस है एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंसेस का। याद रखो, जहाँ डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ कि ये डिफरेंसेस हैं, इन्हीं डिफरेंसेस की तैयारी करनी है। और फिर डेफिनेशन आ जाएगी एक PN जंक्शन डायोड की। सो डिफरेंस आ गया PN जंक्शन डायोड का, एक सिंपल सा टॉपिक। चैप्टर नंबर 19 नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है, और जब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ते हैं तो अल्फा बीटा गैमा रेज और उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा जाता है। और फाइनली सिंपल टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन शामिल है, और ये लिखा हुआ भी है कि जो इनलिस्टेड टॉपिक हैं ऊपर उनके रेलेवेंट प्रैक्टिकल्स और प्रॉब्लम जो है वो कोर्स में इंक्लूड होंगे। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जिनके न्यूमेरिकल थे
वो मैं आपको समझाता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो क्लास 10 की फिजिक्स है उसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 9 और 10 मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर फर्स्ट ईयर के फिजिक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इंक्लूड किए हैं। द स्कोप ऑफ फिजिक्स यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स हो गई, मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो सिंपल से टॉपिक है, और डायमेंशन यानी कि चैप्टर नंबर 1 से इन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो टॉपिक है उसको रिमूव कर दिया है, और वो आता भी एमसीक्यूज में था, अब नहीं आएगा। डायमेंशंस का टॉपिक इंक्लूड करा, अच्छी बात है। और हिस्ट्री वगैरह जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इस्लामिक वर्ल्ड था उसको उन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। बाकी न्यूमेरिकल वगैरह तो है नहीं, लेकिन डायमेंशंस की प्रैक्टिस की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं और जो इसमें बुक में भी 1-2 प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना है सिर्फ ना। चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो इसमें जो है ना बड़ा शॉकिंग इन्होंने चेंज किया जो कि मुझे बहरहाल पसंद नहीं आया, लेकिन अब क्या करें, तैयारी तो ऐसी ही करनी है। स्केलर्स एंड वेक्टर्स की डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर, बेकार टॉपिक है कि इन्होंने इंक्लूड कर दिया, बहरहाल ये भी एक टॉपिक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यूनिट, फ्री, पोजीशन, नल, और ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट आपको लेक्चर मिलेगा, आप जाके प्लेलिस्ट में देखोगे चैप्टर नंबर 2 की तो। और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आखिरी जो है वो डॉट प्रोडक्ट रखा है और क्रॉस प्रोडक्ट रखा है। अब लिखने को तो ये एक लफ्ज़ है ना डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, बट यहाँ पर बारी आ गई कि डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपने स्टडी करना है, उन्हीं का प्रूफ का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। प्लस यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 15 से जो स्टार्ट हो रहे हैं ना वो जो है वो डॉट और क्रॉस के प्रोडक्ट हैं 15 से ऑनवर्ड्स, और यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो भी फिर इसमें शामिल होंगे, लेकिन वो तमाम न्यूमेरिकल जो एडिशन या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड थे उनको यहाँ पे हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 जो कि है मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग, यानी कि टेंशन के दोनों केसेस, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग के 2 केसेस हैं वो दोनों केसेस शामिल हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक शॉर्ट टॉपिक है, उसको इन्होंने शामिल करा है। और इलास्टिक कोलिजन की जो डेरिवेशंस थी उसको रिमूव कर दिया, जो कोलिजन्स थे उनको रिमूव कर दिया है। फ्रिक्शन का टॉपिक है जो शॉर्ट में यूज हो सकता है, और इंक्लाइन प्लेन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग और इंक्लाइन प्लेन जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। और फिर न्यूमेरिकल भी इनसे रिलेटेड है, इंक्लाइन प्लेन के न्यूमेरिकल हैं 3, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल है जो कि इंपॉर्टेंट थे, और मोशन ऑफ अ बॉडी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, यानी कि जो न्यूमेरिकल अब आप चैप्टर नंबर 3 के स्टडी करोगे वो फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टडी करोगे, 9 टू ऑनवर्ड्स वो हैं इन टॉपिक के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशंस के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी है उसके अंदर जो डेरिवेशंस थी मैक्सिमम हाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की, तो वो सिर्फ इन्हीं दोनों डेरिवेशंस को देने वाले हैं। बट जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करोगे तो आपको सारी डेरिवेशंस ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में दूसरे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, रेंज में दूसरे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो इट इज़ बेटर कि आप तमाम की तमाम डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करें। और अगर आप टीचर हैं तो आप यकीनन बताएं दूसरे स्टूडेंट्स को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक है जिसके अंदर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स शामिल है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इनका वो टॉपिक आता है। v = r ओमेगा, s = r थीटा और a = r अल्फा, वो सब इसमें शामिल है, ठीक है। ये हमारे चैप्टर नंबर 4 में न्यूमेरिकल वाइज एक्सेलरेशन के फोर्स के न्यूमेरिकल है हमारे पास, और प्रोजेक्टाइल के सारे न्यूमेरिकल आएंगे अप्रॉक्सीमेटली, जिनमें हाइट और रेंज वगैरह का टॉपिक यूज़ हो रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो वो एक्सक्लूड ही करते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर मौजूद है। टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, इक्विलिब्रियम है, सिर्फ टॉर्क का टॉपिक है, और टॉर्क में कपल भी आएगा, याद रखो कपल को छोड़ना नहीं है, कपल वाला टॉपिक भी टॉर्क से ही रिलेटेड है, सब टॉपिक है इसका। इक्विलिब्रियम है, उसकी कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है सिर्फ, बट एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक के साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी शामिल होगा, ठीक है ना। यही तो इन्होंने टेक्निक यूज़ करी है, वर्ड एक लिखो टॉपिक 2 आ गए, क्योंकि वो इसका सब टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और बाकी जहाँ तक बात आती है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की, तो मोस्ट न्यूमेरिकल जो है वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, यानी कि हमारी लैडर प्रॉब्लम्स वो इंक्लूडेड हैं, और एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल हैं वो इंक्लूडेड है, ठीक है। 6 चैप्टर नंबर 6 लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जरूरी था स्टडी करना। मास और एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, और वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ रखा है सिर्फ, ये बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है कि वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ रखा है, यानी कि एल्टीट्यूड वाले की आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। और फिर ना वेटलेसनेस का टॉपिक है यहाँ पर, और ना ही टॉपिक है यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। बाकी न्यूमेरिकल जाहिर सी बात है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हैं और वेरिएशन ऑफ जी के हैं, तो उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, वेरिएशन ऑफ जी एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
चैप्टर नंबर 7 में पावर का कॉन्सेप्ट डाला है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि हम पावर को स्टडी करेंगे तो हमें वर्क भी स्टडी करना ही पड़ेगा। वर्क के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही पावर का कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, फिर जब आप इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क एनर्जी इक्वेशन को स्टडी करोगे तो आपको टच करना ही पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक को, और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। समझ के बाद, और बाकी न्यूमेरिकल पावर के जो न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7 है, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, यही ज़्यादा पेपर में आते हैं, तो उन्होंने पावर के टॉपिक को इस वजह से इंक्लूड कर दिया ताकि उनके न्यूमेरिकल दिए जा सकें। जो मैं नंबर बता रहा हूँ इनको याद रखना है, इसी वजह से मैंने कहा था कॉपी और पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह लेकर बैठिए ताकि ये बातें आप नोट करते रहें। और अगर जल्दी हो रहा है तो स्टॉप करके लिखो पहले, फिर आप जो है वो वीडियो को देखो आगे फर्दर। चैप्टर नंबर 8 इतना बड़ा चैप्टर था और क्या कर दिया इस चैप्टर का, अफसोस हो रहा है देख के। सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल पेंडुलम का टॉपिक डाला, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसके अंदर केस 1 भी होगा, केस 2 भी शामिल होगा इसी के अंदर, और फिर केस 3 सिंपल पेंडुलम वाला आ गया। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड और डॉपलर्स इफेक्ट को शामिल करा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड यानी कि वही पिच, लाउडनेस, क्वालिटी वगैरह। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के अंदर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला या न्यू लैम्डा वाला फॉर्मूला, ताकि स्टूडेंट यूज़ करें, उसके न्यूमेरिकल को यूज़ कर सकें। और फिर डॉपलर्स इफेक्ट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। डॉपलर्स इफेक्ट और उसके सारे के सारे केसेस शामिल होंगे। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 9 पर आ गए। चैप्टर नंबर 9 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, माइक्रोस इंटरफेरोमीटर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लॉन्ग में आ चुका है, और डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू क्रिस्टल वो भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ देकर लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यानी कि लेकिन समझाने वाली बात यह है, जो न्यूमेरिकल माइकल्स इंटरफेरोमीटर का एक न्यूमेरिकल है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के 2 न्यूमेरिकल हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। डिफ्रैक्शन की रेटिंग के 3 न्यूमेरिकल हैं और 2 न्यूमेरिकल एक्सरे थ्रू क्रिस्टल्स। यानी कि टॉपिक उन्होंने वही रखे चैप्टर नंबर 9 में जो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स हैं। न्यूटन रिंग सिर्फ हटाया, बाकी तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही पड़ेंगे चैप्टर नंबर 9 से। फिर बारी आ रही है चैप्टर नंबर 10 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लेंसेज, उनकी डिफरेंट टाइप्स, इमेज फॉर्मेशन पढ़ना ही पड़ेगा, थिन लेंस फार्मूला को ड्राइव करना पड़ेगा, और फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, और फिर 2 टॉपिक हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इनको इन्होंने शामिल करा है। गैलीलियन टेलीस्कोप को हटा दिया है और टेरेस्टेरियल जो टेलीस्कोप थी उसको हटा दिया। ये 2 टॉपिक इन्होंने इंक्लूड किए हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप को हटा दिया यानी मैग्नीफाइंग ग्लास को हटा दिया। तो न्यूमेरिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लंबे वाले होते हैं, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बने, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के छोटे होते हैं लेकिन वो भी आते हैं पेपर के अंदर। और गाइडलाइन ये रखी है कि भाई इन टॉपिक्स के या इनका जो रेलेवेंट प्रैक्टिकल वर्क है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपने इंक्लूड करवाना है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बेहतर और काफ़ी शॉर्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है आप लोगों के पास स्कोर करने का। नाउ सेकेंड ईयर फिजिक्स में सिलेबस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या क्या है, आप देख लीजिए। चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है हीट, थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक रखा, ओके वेल एंड गुड। टेम्परेचर कन्वर्जन हटा दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको टेम्परेचर कन्वर्जन आनी चाहिए। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो था ये आपको स्टडी करना है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। बॉयल्स लॉ, स्टेट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक रखा है, उसका रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो यूज होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट का टॉपिक रखा है इन्होंने, और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है अपनी जगह पर है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन द कार्नो इंजन, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दे सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे एक बहुत जो डेरिवेशन थी हमारी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टूडेंट थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, P बराबर है 1/3 रॉ वी स्क्वायर, उसको इन्होंने हटा दिया है, ठीक है ना। और बाकी जो न्यूमेरिकल हैं, जाहिर सी बात है कार्नो इंजन के न्यूमेरिकल हैं ज़्यादातर, तो उसको इन्होंने शामिल करा हुआ है। इसको भी स्टडी करना है और उसके न्यूमेरिकल्स को भी स्टडी करना है, और एक्सपेंशन के भी न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर नंबर 12 बहुत ही शॉर्ट करा है, इसको कूलम्स लॉ स्टडी करना है, और कूलम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का टॉपिक आता है, और फाइनली डायरेक्टली इन्होंने गॉसेस लॉ दे दिया। और गॉसेस लॉ के अंदर कहानी ये करी कि सिर्फ गॉसेस लॉ लिखा है, जबकि गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो तीनों एप्लीकेशन इंक्लूडेड हैं। ये बात आप जहन में रखिएगा, गॉसेस लॉ की तीनों एप्लीकेशंस इंक्लूडेड हैं। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक डाल दिया, एक लंबी वाली डेरिवेशन, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, ताकि न्यूमेरिकल्स यहाँ से कवर हो जाएं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से, पैरेलल कैपेसिटर से। कुछ कूलम्स लॉ के और इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल हैं, तो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल वाले सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह हटाया तो उसके तो कोई न्यूमेरिकल थे ही नहीं, ठीक है ना।
तो 12 के न्यूमेरिकल्स अब भी इंपॉर्टेंट ही हैं। 13 इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, शॉर्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो कि न्यूमेरिकल में काम में आएंगे, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट और पावर डिसिपेशन को हटाया। 3 टॉपिक्स इन्होंने हटाए और उन तीनों के न्यूमेरिकल्स को मत करना। न्यूमेरिकल सिर्फ वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और इलेक्ट्रोमोटिव से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से रिलेटेड है, सिर्फ हम उन्हें ही सॉल्व करने वाले हैं। 14 में मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ओके, ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डेरिवेशन आ गई, BIL sin थीटा। और फिर एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ लिखा हुआ है तो इसकी एप्लीकेशन शामिल है। सोलिनॉइड और टॉरॉइड दोनों शामिल है, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड है बट सोलिनॉइड और टॉरॉइड शामिल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है, फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, जिसमें आप सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन दोनों पढ़ोगे। एंड फाइनली टॉपिक आएगा ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ से जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर थे, DC जनरेटर थे, मोटर थे, ये वाले टॉपिक्स यहाँ से इन्होंने हटा दिए हैं। बाकी न्यूमेरिकल जो हैं वो एम्पियर्स लॉ के थे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वो सब हैं म्यूचुअल इंडक्शन के, सेल्फ इंडक्शन के और ट्रांसफार्मर वाले, और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के भी न्यूमेरिकल हैं। 15 सिर्फ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर मेन लॉन्ग क्वेश्चन है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो इसका मतलब आप सिर्फ जो मैं सवाल कह रहा हूँ ना, अगर आप इसी को पूरा कर लो तो चैप्टर 15 पूरा हो जाएगा। एक तो हो गया कि कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, और दूसरी बात हो गई कि हाउ द गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, और उसकी डेरिवेशन करनी है। बाकी न्यूमेरिकल भी तो यही थे सारे के सारे, एमीटर से रिलेटेड, वोल्ट मीटर से रिलेटेड, गैल्वानोमीटर का कोई न्यूमेरिकल है नहीं। यानी कि जो मीटर ब्रिज वाले, पोटेंशियोमीटर वाले न्यूमेरिकल थे वो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 16 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बट फिर वही बात है, मॉड्यूलेशन समझोगे तभी ना जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझोगे। तो प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो टॉपिक है वो आपको कवर करना पड़ेगा। और फाइनली ट्रांसिस्टर दिया है, PN जंक्शन, रेक्टिफायर, इन सबको हटा दिया है। और ट्रांसिस्टर अगर दिया है तो ट्रांसिस्टर का पूरा टॉपिक एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन वगैरह, ये सारा का सारा टॉपिक ट्रांसिस्टर का शामिल है। 17 चैप्टर नंबर 17 से एक ही टॉपिक हटाया बस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उसका तो कोई न्यूमेरिकल ही नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने अच्छी टेक्निक चली कि एक ऐसा टॉपिक हटाया जिसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, और बाकी जो सारे के सारे टॉपिक लिखे हुए इन सब के न्यूमेरिकल हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, कॉम्पटन इफेक्ट का है, पेयर प्रोडक्शन, एनिलेशन, और सिर्फ जो डी ब्रॉलीज हाइपोथेसिस था उसके न्यूमेरिकल हट गया है, और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल हट जाएंगे। बाकी हमारे रिलेटिविटी वाले, फोटो इलेक्ट्रिक वाले, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन के न्यूमेरिकल्स इंक्लूड होंगे। चैप्टर नंबर 18 द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। एक जुमला लिखा और इसके अंदर शामिल है आपके पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जो राइटबर्ग्स कांस्टेंट हम लोगों ने ड्राइव किया था वो सब इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना, पूरा टॉपिक। फिर एक्सरे स्पेक्ट्रा शामिल है, एक्सरे स्पेक्ट्रा के अंदर ब्राह्मस्ट्रालंग स्पेक्ट्रा और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक, और लेज़र, उसकी एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, ये सब शामिल है। और यहाँ पर रूबी लेज़र का टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, बट ये है कि उसको कवर करना है, सब टॉपिक है वो लेज़र का, तो उसको आपको कवर करना पड़ेगा। बाकी न्यूमेरिकल ज़्यादातर बोहर एटॉमिक ऑफ हाइड्रोजन एटम के हैं, तो उसी को आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल तकरीबन सारे ही हैं 18 के। 19 द एटॉमिक न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर चेंजेस, जो अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर ही हाफ लाइफ का टॉपिक आएगा। और फिर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, और फ्यूजन जितने भी किस्म की फ्यूजन हो रही है उनको पढ़ना पड़ेगा, और फिजन में भी अनकंट्रोल, कंट्रोल फिजन दोनों शामिल होंगे। तो न्यूमेरिकल सारे के सारे ही, वजह यह कि लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके के न्यूमेरिकल है हमारे पास, तो वो शामिल होंगे, और बाकी जो फ्यूजन वाले हैं वो भी शामिल होंगे, ठीक है ना, जो रिएक्शन वाले थे। फाइनली चैप्टर नंबर 20 तो इतना ही आता है, हर साल 25 साल से ऐसे ही आ रहा है। विल्सन क्लाउड चैम्बर आता है या गाइगर काउंटर आता है, तो दोनों की तैयारी कर लेंगे तो अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूजेज वगैरह थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना, फाइनल पक्की वाली तैयारी नहीं करना, क्योंकि यार ये यूजेज और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन है वो पता होगी तो विल्सन क्लाउड चैम्बर और गाइगर काउंटर बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है, ठीक है। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ। बाकी गाइडलाइन वही है कि जो टॉपिक्स हैं रेलेवेंट उनका प्रैक्टिकल शामिल है, और वो तमाम टॉपिक्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनकी प्रॉब्लम्स भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस किस तरीके से कवर करना है। आइदर आपका ताल्लुक किसी भी क्लास से, और अगर आप टीचर हैं तो अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से इस सिलेबस को लेकर चलना है आपने इस पूरे साल। और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, और बिल्कुल
इस कंडेंस सिलेबस के जरिए ही आप लोगों ने प्रिपरेशन करानी है। वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे पसंद आया। कुछ जो बातें नहीं पसंद आई वो मैंने आपको बताई भी, लेकिन बहरहाल और कोई रास्ता तो था ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर और भी कोई क्यूरीज हैं तो आप लिख सकते हो इन कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।